वह सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य जो है वो आकाश गंगा की परिक्रमा करती है। आकाश गंगा जो है वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करती है। तो अगर ये परिक्रमा कर रही है, इसका सीधा सा कारण है कि वहां पे ग्रेविटेशन काम करता है, गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है, और इसी के कारण वह सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करती है, इसीलिए परिक्रमा होती है। तो सवाल ये है कि इतना अधिक जब गुरुत्वाकर्षण बल है, तो फिर तारे और बाकी सब एक ही साथ क्यों नहीं आ जा रहे? ये सब एक ही साथ मिलकर क्यों नहीं आ जा रहे? सबको एक तरफ सेंटर में जाना चाहिए था, सबको एक बार फिर से संकुचित हो जाना चाहिए था। और हम क्या देख रहे हैं कि यूनिवर्स का और विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का और विस्तार हो रहा है। तो आखिर विस्तार के पीछे क्या ऊर्जा है? इस विस्तार के पीछे ऊर्जा कौन सी है? कैसे यह बन रहा है? कैसे यह ब्रह्मांड और विस्तारित हो रहा है, जिसको हम जानते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा विस्तारित हो रहा है? तो आखिर विस्तार क्यों हो रहा है? इसके पीछे की ऊर्जा कौन सी है? और क्योंकि हम उस ऊर्जा को नहीं जान पाते, तो उसका नाम भी रखा गया डार्क एनर्जी। तो यूनिवर्स के विस्तार के लिए, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसके विस्तार के लिए जो ऊर्जा जिम्मेदार है, जो ऊर्जा जिम्मेदार है, उसी को हमने बोल दिया कि यह जो है वो हमारी डार्क एनर्जी है। इस डार्क एनर्जी को बोला गया कि पूरे ब्रह्मांड का लगभग 68% जो हिस्सा है, 68% जो हिस्सा है वह डार्क एनर्जी है। इतना अधिक मास था, इतना अधिक डार्क मैटर था, इतने बड़े स्टार्स हैं, तो कोलैप्स करना चाहिए था। इन सभी को आपस में फिर से संकुचित हो जाना चाहिए था, फिर से एक पॉइंट पे आ जाना चाहिए था, बट नहीं आ पा रहे, और अधिक विस्तार हो रहा है। इस विस्तार के पीछे की ऊर्जा क्या है? इस विस्तार के पीछे की ऊर्जा क्या है? क्योंकि उस ऊर्जा के बारे में अभी तक हम मालूम नहीं कर पाए हैं, तो उसी ऊर्जा का नाम रख दिया गया डार्क एनर्जी। तो यूनिवर्स के विस्तार के लिए जो ऊर्जा जिम्मेदार है, उसको बोला जाता है डार्क एनर्जी। और ऐसा माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स में जैसे अलग अलग चीजों का जो निर्माण हुआ, उसमें से 68% जो है वह डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर जो है, जो डार्क मैटर है जो डार्क मैटर है लगभग 27% है। पूरे ब्रह्मांड का 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर, और इसके अलावा जो 5% बचता है, जो 5% बचता है, 68 और 27 मतलब 95%। इसके बाद जो 5% बचता है, उसमें हमारे ब्रह्मांड की हर वो चीज है जिसको आप जान पा रहे हो या जानते हो। जो हमारे खरबों खरबों तारे हैं, जो उनमें खरबों और खरबों और खरबों की संख्या में जो ग्रह हैं, और ये जो लोग हैं, वो सिर्फ ब्रह्मांड का 5% हिस्सा है। यह खरबों तारों को मिलाकर ब्रह्मांड का मात्र 5% हिस्सा बनता है। और ब्रह्मांड का 68% हिस्सा जो है वह डार्क एनर्जी है, तो 27% हिस्सा है वह डार्क मैटर है, और जो 5% हिस्सा है उसमें वो सभी चीजें हैं जिसको आप जानते हो। जैसे वह लाइट जो आप देख पा रहे हो, वह एनर्जी जो आप फील कर पा रहे हो अपने आसपास में, वह जो उष्मा जो आप देख पा रहे हो, पूरे ब्रह्मांड के सभी न्यूक्लियर बॉम्ब को आप मिला में जो ऊर्जा है वह ब्रह्मांड के 0.00% के बराबर भी नहीं है। पृथ्वी पर जितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उन सभी को आप साथ में मिला दो, और उन साथ में मिलाने के बाद जो ऊर्जा होगी वह ब्रह्मांड के 0.00001% के बराबर भी नहीं होगी। तो ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा, इतना डार्क मैटर, और बाकी जो सब जो हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं, वो सिर्फ 5% है, जिसमें आपके एंटी मैटर, मैटर, एनर्जी सभी चीजें आती हैं। सभी तारे, सभी गैलेक्सी, जो खरबों की संख्या में तारे हैं, खरबों की संख्या में गैलेक्सी हैं, वो सभी इसी 5% का हिस्सा होती है। तो आप इसके अनुसार सोच सकते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में, और हो सकता है कि एक से अधिक ब्रह्मांड हो, तो इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पे खरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, उन खरबों गैलेक्सीज में अरबों की संख्या में तारे हैं। उन तारों में से एक तारा है जिसका नाम सूर्य है, और उस सूर्य के 8 ग्रहों में से एक छोटा सा ग्रह है जो है अर्थ, पृथ्वी। और उस पृथ्वी के एक छोटे से भूभाग में हम लोग रहते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हम पूरे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं, सबसे बुद्धिजीवी लोग हैं। एक स्टार की आयत लगभग कितनी होती है? लगभग इसमें हो ही नहीं सकता, कुछ स्टार बहुत छोटी होती है। जैसे आप अगर आप सन की बात करोगे, तो सन का जो देखोगे डायमीटर जो है, सन का जो डायमीटर है वो लगभग 1.4 मिलियन, यानी लगभग 14 लाख किलोमीटर के बराबर है। स्पेस में लाइट नहीं होती, वहां डार्क मैटर से गुजरती है। देखो लाइट तो हर जगह रिलीज हो रही है, लाइट तो स्टार्स और बाकी जगह से हर जगह रिलीज हो रही है ना। इन शॉर्ट, डार्क एनर्जी वह एनर्जी है जो ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। डार्क ऊर्जा, डार्क एनर्जी वह एनर्जी है जो हमारे ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। यह हमारे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा है, 68% हिस्सा जो है हमारे ब्रह्मांड का, वह डार्क एनर्जी है। इसके बारे में भी हम कोई पता नहीं लगा पाए हैं कि वह कैसे काम करती है, क्या उसका नेचर है, कहां से आई है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, सभी चीजों पर शोध चल रहा है। चलिए, तो ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी था। हम लोग आते हैं बाकी छोटे छोटे चीजों के बारे में जिसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में कि आखिर गैलेक्सी होती क्या है। गैलेक्सी आखिर क्या होती है? तो देखो, गैलेक्सी का मतलब होता है कि एक ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा, ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा जिसमें अलग अलग तारे, धूल, अंतर तारकीय गैस और डार्क मैटर प्रेजेंट। डार्क मैटर, इसको काले पदार्थ मत लिखना, इसको डार्क मैटर लिखना, इसको डार्क मैटर ही लिखना, काले पदार्थ मत लिखना। डार्क मैटर या डार्क पदार्थ भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो डार्क मैटर की गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई प्रणाली है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे तारे होंगे, बहुत सारे तारे जो है वह इसमें मौजूद है। इसी के अंदर में हमारा डार्क मैटर जो है वह भी मौजूद है, इसी के अंदर में हमारा डार्क मैटर जो है वह भी मौजूद है। इसी के अंदर में हमारे सभी प्लैनेट जो है, जो जितने ग्रह हैं, वह सभी मौजूद होती है, वो गैलेक्सी के अंदर में ही होती है। तो हमारी जो आकाशगंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, अगर हम इसकी बात करें तो यह तारों का एक समूह है। तारों का एक ऐसा समूह जो एक केंद्र बिंदु के चारों ओर परिक्रमा करती है। मतलब ये कि यहाँ पे एक केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु के चारों ओर जो अलग अलग तारे हैं,
जो अलग अलग तारे हैं वह इसकी परिक्रमा करते हैं, वह इसकी परिक्रमा करते हैं। इन तारों के अपने अपने ग्रह होंगे, इन तारों के अपने अपने ग्रहों के उपग्रह होंगे और सभी चीजें होंगी। इसके बीच में बहुत सारी गैसेज होंगी, बहुत सारे जो गैस जो है वह भी मौजूद हो सकते हैं अलग अलग स्टेट में। कुछ धूमकेतु हो सकते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं, उल्कापिंड हो सकते हैं, ये सभी चीजें मौजूद होंगे। तो गैलेक्सी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी तारों का समूह जो एक सेंटर के चारों ओर परिक्रमा कर रहा हो। जैसे अगर हम बात करें सूरज की, तो सूरज भी हमारे गैलेक्सी के चारों ओर, मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। सूर्य को मिल्की वे गैलेक्सी की एक परिक्रमा करने में 250 मिलियन साल लगते हैं, यानी कि 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल में सूर्य जो है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की एक परिक्रमा को पूरी करता है। हम एक साल में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हैं। जो हमारा सूर्य है वह मिल्की वे गैलेक्सी की 25 करोड़ साल में एक परिक्रमा पूरी करता है। तो गैलेक्सी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे तारे हैं और वह सभी तारे किसी न किसी ग्रह की, किसी न किसी बिंदु की परिक्रमा करते हैं, किसी न किसी बिंदु की परिक्रमा करते हैं और उन्हीं को गैलेक्सी कहा जाता है। ये जो समूह है तारों का, ग्रहों का, उपग्रहों का, जो एक बिंदु की ओर परिक्रमा करते हैं, इसको हम गैलेक्सी कहते हैं, इसको हम आकाशगंगा के रूप में जानते हैं। अब देखो, अब यहां पर एक चीज देखना कि अगर हम इस तारे के बारे में बात करें, अगर कोई तारा है, कोई स्टार है, यह तारा या स्टार यह बना कैसे? यह जो हमारा तारा है, यह जो स्टार है, वो बना कैसे, आया कैसे? अब देखो, हमने क्या देखा, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग में पदार्थ बने और पूरे ब्रह्मांड में दो पदार्थ हैं जो बहुत ही ज्यादा, पूरे ब्रह्मांड में खासकर एक पदार्थ है जो बहुत ही अधिक मात्रा में है और उस पदार्थ का नाम है हाइड्रोजन। एक पदार्थ है जिसका नाम है हाइड्रोजन। यह जो हाइड्रोजन है वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड का सबसे जो फेमस पदार्थ है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम और इसी तरीके की अलग अलग गैसेज जब एक जगह पे इकट्ठा होती हैं तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करना स्टार्ट होता है। जैसे मान लो इस पूरे एरिया में एक एग्जांपल के तौर पे समझना, उदाहरण के तौर पे समझना कि इस पूरे एरिया में अलग अलग हाइड्रोजन, हीलियम और इस तरीके की जो गैसेज हैं वो इकट्ठा हो गए। हाइड्रोजन, हीलियम इस तरीके के पदार्थ जो है वो इकट्ठा होते गए। इसमें बहुत सारे धूल कण, बहुत सारे हाइड्रोजन और हीलियम के जो कण हैं वो मौजूद हैं। और जब यह एक जगह पे इकट्ठा हुए, बहुत ही अधिक मात्रा में, छोटी मात्रा में नहीं, बहुत ही अधिक मात्रा में जब ये इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के कारण अब इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल काम करना स्टार्ट करेगा। मैंने आपको क्या बोला था कि गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटे पदार्थ के बीच में भी काम करेगा। अब आप इसको इसी तरीके से समझना, जब हमारे ग्रह बने होंगे, जब हमारे यह तारे बने होंगे, जैसे कि सूर्य एक तारा है और सूर्य जो तारा है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। तो इन गैस के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो अणु हैं, इन अणुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा। वह गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक था कि यह सभी एक साथ संकुचित होते गए, एक जगह बनते गए और एक जगह बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बनाया और उस बड़े स्ट्रक्चर को, उस बड़ी संरचना को हम तारों के रूप में देखते हैं। इनके बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण का फोर्स इतना अधिक था, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल इतना अधिक था कि इनका एटम जो है वह फ्यूज होना स्टार्ट हो गया। यानी कि दो हाइड्रोजन के अलग अलग एटम आपस में आकर जुड़ गए और हाइड्रोजन के जब एटम जुड़ेंगे तो बनाएंगे हीलियम। तो इतने अधिक गैसेस थे और इतना अधिक इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल था कि वह एक दूसरे से इतना क्लोज आ गए कि अब उसके बाद वह एक एटम, दो एटम जो है हाइड्रोजन का, वह मिलकर बन गया एक एटम। आप इसके अनुसार तुलना कर सकते हो, इसके अनुसार एक कल्पना कर सकते हो यह गुरुत्वाकर्षण का बल कितना मजबूत रहा होगा। इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो कितना अधिक रहा होगा, कितना स्ट्रांग रहा होगा। आप इसकी कल्पना करो कि दो हाइड्रोजन के एटम आपस में आकर जुड़ गए। हम पिछले 40 सालों से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 40-50 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आज तक हम पृथ्वी पे सही ढंग से न्यूक्लियर फ्यूजन करा पाने में सक्षम नहीं हुए। अभी तक सही ढंग से, कुछ जगहों पे हुआ है लेकिन अभी तक हम इसका इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। हमारे पास इतने मशीन्स हैं, इतने टेक्नोलॉजी है, इतने सुपर कंप्यूटर्स हैं, इन सभी के होने के बावजूद पूरे पृथ्वी पर इतने टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद आज के डेट में भी न्यूक्लियर फ्यूजन का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कोर्स सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन आज के डेट में भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं हो पाती कि हम सही मामले में इस तरीके का न्यूक्लियर फ्यूजन करा पाए, परमाणु संलयन करा पाए। और आप सोचो इस तारों के बीच में ये जो छोटे छोटे गैस के जो अणु हैं, यह इतनी अधिक संख्या में है, इतनी अधिक संख्या में है कि इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक इतना ज्यादा हो गया कि इनके बीच में परमाणु संलयन स्टार्ट हो गई और यह हाइड्रोजन मिलकर हील आने लगी और यहां से ऊर्जा जो है वो पूरे ब्रह्मांड में और फिर फैलने लगती है। यहां से जो ऊर्जा है वो फिर से पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है। तो ये हमारे तारे बनते हैं इन अलग अलग गैसेज के समूह के नजदीक आने से। तो हमारा तारा है क्या? ये हमारे गैस का समूह है, गैस का समूह है। जो हमारे तारे बनते हैं, आप सोच कर देखो, जो हमारे, हम लोग गैस को सिंपली समझते हैं कि गैस में सबसे कम वजन होता है, बट आप ये सोच कर देखो कि जो हमारे तारे हैं वो बेसिकली गैस का समूह है। जो हमारे प्लैनेट सिस्टम में, जो हमारे ये अलग अलग ग्रह की जो प्रणाली है, ग्रह की जो व्यवस्था है, उसमें भी जो सबसे हेवी जो है जुपिटर, जुपिटर जो सबसे हेवी है वह भी गैस बना हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं कि जो सॉलिड है वो बहुत ही हेवी होगा, बट आप सोच कर देखो कि गैस के समूह आपस में आकर तारे बनाते हैं। इन तारों का टूटा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो हमारा पृथ्वी और इस तरीके का ग्रह बनता है। जैसे अगर हम बात करें सूर्य की, अगर हम सन की बात करें तो सन का जो डायमीटर है वो लगभग 1.40 मिलियन, यानी कि लगभग 14 लाख किलोमीटर के बराबर है। 14 लाख किलोमीटर यह इसका डायमीटर है। 14 लाख किलोमीटर यह डायमीटर है हमारे सूरज का। हमारे पृथ्वी का डायमीटर कितना है? हमारे पृथ्वी का डायमीटर है 12,800 किलोमीटर। हम 12,800 किलोमीटर पे है और जो हमारा सूर्य है उसका डायमीटर है वो है 14 लाख किलोमीटर। आप कंपेयर भी नहीं कर सकते कि यह कितना डिस्टेंस है। तो ये डिफरेंस है जो सूरज है और जो पृथ्वी है उसके बीच में। तारा कैसे बना है? गैस का समूह। इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर होता है परमाणु संलयन। परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन।
न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन हमें देखने को मिलता है तारों के अंदर में, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण यहां से एनर्जी निकलती है, यहां से लाइट निकलती है, जिससे हम सभी देख पाते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो परमाणु संलयन के कारण होती है। आई होप ये क्लियर है। रेडियस 6400 किलोमीटर है तो डायमीटर 12800 होगा, सीधी सी बात है। चलिए, तो तारों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फ्यूजन और फिजन में डिफरेंस ये होता है कि फ्यूजन में दो छोटे छोटे जो परमाणु है वह मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, और फिजन में क्या होता है कि जो बड़ा एटम है, एक जो बड़ा परमाणु है, वह टूटकर छोटे छोटे परमाणु में या छोटे छोटे एटम्स में चेंज होता है। न्यूक्लियर फिजन हर रोज नहीं, हर वक्त होती है। हर रोज नहीं, हर वक्त होती है, हर समय होती है। स्टार्स गैस से बना है तो इनर प्लैनेट्स तो रॉक से बना है, बिल्कुल। हाँ, अब ये यही चीज को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर स्टार्स गैस से बनी है तो यह चमकते कैसे हैं, इसमें ऐसी ऊर्जा जो है वो आती कहां से है। पहली ऊर्जा जो आएगी वह तो आएगी न्यूक्लियर फ्यूजन से, पहली जो ऊर्जा है वो आएगी न्यूक्लियर फ्यूजन से, और दूसरी ऊर्जा कहां से आती है इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग सूरज के फोटोस्फेयर के जो फोटोस्फेयर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। डार्क एनर्जी है, एनर्जी का मास ऐसा नहीं निकाला जाता। यूनिवर्स कलरफुल कैसे है? यूनिवर्स में आप देखो कितनी चीजें हैं, कलरफुल क्यों नहीं होंगी? यूनिवर्स में अलग अलग तारे हैं, उन तारों में अलग अलग गतिविधियां होती हैं, जैसे परमाणु संलयन, प्लाज्मा मौजूद है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में इन तारों के बीच में प्लाज्मा मौजूद है। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास में नियॉन फ्लोरेसेंट बल्ब्स देखने को मिलते होंगे, नियॉन के ट्यूब्स देखने को मिलते होंगे, जिसमें अलग अलग कलर निकलती है, और वह कलर जो है वो प्लाज्मा के कारण आती है। प्लाज्मा क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती है इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट वहीं से आती है लाइट। लव कुश जो ऑप्शनल जो है उसको लेकर गाइडेंस अभी तुरंत में नहीं दिया जा सकता ना। ऑप्शनल के लिए गाइडेंस के लिए मैं देखता हूँ अगर कुछ होगा वैसा सेशंस तो यूट्यूब पे कर लेंगे, या फिर आपको जो और फैकल्टीज है वो बता देंगे। बट ऑप्शनल के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट जो आप इस्तेमाल कर सकते हो कि ऑप्शनल के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनको निकाल कर देख लो, सिलेबस निकाल कर देख लो कि कौन सा सिलेबस आपको समझ में आ रहा है, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, जिस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, और साथ ही साथ जिसका मटेरियल आपके पास अवेलेबल है आसानी से, उस ऑप्शनल को चूज करना चाहिए। मटेरियल को आसानी से मिल जाए, जो आपको समझ में आ रहा हो आसानी से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो आपको ऑप्शनल चूज करना चाहिए। प्लैनेट्स स्टार के टूटने से बने हैं तो कैसे? देखो, ये बिल्कुल स्टार के टूटने से बने हैं। अब आपको यहीं पे समझना पड़ेगा कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में अलग-अलग चीजें बनेंगी। जैसे इसमें अलग-अलग जो एटम्स हैं, आप सोचो सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और मेनली तो हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन से फिर अलग-अलग एटम्स बने हैं। इन्हीं के फ्यूजन से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बाकी सभी चीजें बनी हैं। ठीक है? तो इनके फ्यूजन से अलग-अलग चीजें बनती हैं, और जैसे ही वह दूर चली जाएंगी, जैसे ही वो सूर्य से टूटकर, यानी कि सूरज से या किसी तारे से टूटकर अलग जाएंगी, तो तापमान तो कम होगा ना, टेम्परेचर कम होगा। और हम क्या देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जब गैस के फॉर्म में है, अगर हम उसका तापमान कम करते हैं तो लिक्विड होगा, या फिर और कम करेंगे तो वह एक तरीके से सॉलिड भी बन सकता है। तो कुछ ऐसे ही सब्सटेंसेस जो हैं वो अलग-अलग जोन में जाते गए और फिर वो रॉक के फॉर्म में तब्दील होते गए। तो कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा वहां पे कौन सा एलिमेंट है, कौन सा पदार्थ है, इस पर निर्भर करता है। सूर्य से कितनी दूरी पर है इस पर निर्भर करता है, या तारों से कितनी दूरी पर है इस पर निर्भर करता है। जैसे आप देखो, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, यानी कि ये जो सभी ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, जो हमारी पृथ्वी है, जो मंगल ग्रह है, या चारों जो है वो सूर्य के नजदीक है, बट फिर भी ये रॉकी की पत्थरों से बनी हुई है। वहीं पे आप देखोगे जुपिटर जो काफी दूर है लेकिन यह गैस से बना हुआ है। तो इसके पीछे भी लॉजिक ये है सिंपल सा कि वह पृथ्वी से सूर्य से दूरी पर तो है, बट उसमें कौन सी इस पे डिपेंड करता है। कुछ गैसेज जो है वो बहुत जल्दी ठंडी होकर लिक्विड में आ जाती हैं, कुछ गैसेज बाद में आती हैं। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन कहां कन्वर्ट होगा। एंटी मैटर ऐसा मैटर है जो मैटर के समान द्रव्यमान का होता है, लेकिन इसकी जो आवेश होती है वो विपरीत होती है। जैसे कि पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का जो वेट है, जो मास है, वह इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन इसका जो आवेश है, इसके ऊपर जो चार्ज है, वह जस्ट इलेक्ट्रॉन का उल्टा है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव होता है। हाँ, ऐसा माना जाता है संतोष के लगभग जो सारे एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से ही बने हैं। सर क्या ये सब्सटेंसेस अभी भी निकली है? बिल्कुल, सूरज से हर समय में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो निकलते रहते हैं। सोलर विंड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे सोलर विंड जो है, जो सोलर विंड है उसमें चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो है वो 24 घंटे हर एक समय निकलते रहते हैं, और ये अलग अलग ब्रह्मांड के या हमारे पूरे जो सोलर सिस्टम है उसके अलग अलग जगहों पर जाकर एकत्रित होते रहेंगे। यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस कहां से आया? बिग बैंग से। बिग बैंग जब हुआ तो पदार्थ का निर्माण हुआ। रॉकेट से किसी प्लैनेट पर जाते हैं तो डायरेक्ट क्यों नहीं जाते? इसका सीधा सा कारण है बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी, बहुत ज्यादा फ्यूल लगेगा। डार्क एनर्जी वह एनर्जी है जो हमारे यूनिवर्स के विस्तार के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। ऐसी एक एनर्जी जो हमारे ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है, बट उस एनर्जी के बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं, इसलिए उसका नाम डार्क एनर्जी रख दिया गया। नेक्स्ट क्लास जो है या तो सैटरडे या संडे को होगी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो कितने टाइम लगते हैं? टाइम आप क्यों पूछ रहे हो, कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने में? मून का डायमीटर आप सर्च करो, सर्च करो मून का डायमीटर कितना है। एंटीमैटर अर्थ में मौजूद है।
हाँ, मैं पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट संडे को क्लास एंड हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो, एक क्लास और एक्स्ट्रा लगेगा, तो एक और संडे हो सकता है। चलिए, तो अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे पढ़ेंगे और फिर बाकी टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है? अगले सेशन में फिजिक्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर कभी 1-2 घंटे के सेशन में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो थैंक यू, और फिर से हम लोग मिलते हैं और बाकी यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, संडे एंजॉय कीजिए। सूर्य तारा है तो ये चक्कर कैसे लगता है जब आकाश गंगा में है तो? कैसे लगता है? रुको मैं दिखाता हूँ कैसे लगता है। ऐसे। ये जो सूर्य है वो आकाश गंगा के चारों ओर बढ़ रही है और बाकी जो ग्रह है वो सूर्य से ऐसे परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य ऐसे ही आगे की ओर बढ़ रही है और बाकी जो तारे हैं वो इसकी परिक्रमा करते हुए चलते हैं। तो आप ये मत समझना कि सूर्य एक जगह स्थित है और उसी जगह पे बाकी सारे तारे जो है उसके गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता गोल गोल घूमने का। तारे जो है वो इस दिशा में घूमते हैं, पैराबोलिकल हमेशा चल रहे होते हैं। ठीक है? और सूर्य जो है वो अपनी गति से फिर एक जो आकाश गंगा होगी उसके चारों ओर घूमती रहेगी। ठीक है? तो ऐसे ही चलते हैं। हाँ, कल डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास होगी, बिल्कुल। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू।